नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस, जहां आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे एक बिल्कुल नए अंदाज में। तो आज हम करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान चैप्टर। तो ड्यूअल नेचर बेसिकली मीन्स दोगलापन। हमें दोगलापन पढ़ना है मैटर का और रेडिएशन का। तो मैटर और रेडिएशन के अंदर सबसे पहले तो रेडिएशन का दोगलापन पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैटर के ऊपर जाएंगे। तो देखो जी, अगर हम देखें यहाँ पर, तो जब क्लासिकल जो फिजिक्स हमारी चल रही थी उस टाइम पर जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट था वहां पर हमें यही माना जाता था, हम यही मानते थे और यही पढ़ते थे कि जो भी रेडिएशन है वो सारी की सारी वेव्स के अंदर है। रेडिएशन इधर उधर चल रही है, वो वेव्स के फॉर्म में चल रही है। रेडिएशन का अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो वेव्स के फॉर्म में हो रहा है। पार्टिकल नाम की चीज सिर्फ मैटर के अंदर थी, रेडिएशन के अंदर नहीं थी। ठीक है, पहले माना जाता है अगर कोई रेडिएशन है तो वो वेव फॉर्म में चल रही है, अगर कोई मैटर है तो वो पार्टिकल है। ये दो अलग अलग चीजें थी, एक साथ हम इनको नहीं पढ़ते थे। तो कुछ चीजें जो हम पहले पढ़ चुके थे जैसे कि इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक चीज आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर आ गई पूरी की पूरी क्वांटम थ्योरी। मैंने बोला सिर्फ क्लासिकल चलता था, जैसे ही क्वांटम आई वो सारी चीजें सिर्फ पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकती थी। एंड इन चीजों की वजह से हमारे पास चालू हुआ दोगलापन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो अब हम आगे इस दोगलापन को पढ़ते हैं। तो अब इस दोगलापन में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है वर्क फंक्शन किसी भी एक मेटल के अंदर। तो मेटल के अंदर आप जानते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर आराम से फ्री है हारने के लिए, वो कहीं पर भी जहां मन करे उनका वो जा सकते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। तो अब जब एक मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो अगर ये एक मेटल सरफेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं कहीं पे भी आने जाने के लिए, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर निकालना है, कि जस्ट कंसीडर कि ये वाली लाइन एक सरफेस है मेटल का और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना है, जस्ट आउट ऑफ द सरफेस यहाँ तक आना है। तो उसके लिए ये जो बैरियर है, मतलब एक घर के अंदर है, घर का दरवाजा खोल के बाहर जाना है, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होता है वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल की उसको ओवरकम करके सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना सरफेस, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकला तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अभी जो एमिशन है 4 तरीके से हो सकता है। ये जो एमिशन है ये 4 तरीके से हो सकता है। पहला थर्मायोनिक, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक, तीसरा कोल्ड कैथोड या फिर फील्ड से, और तीसरा चौथा है सेकेंडरी एमिशन। तो पहला थर्मायोनिक, थर्म का मतलब हीट। तो अगर मैं किसी भी मेटल सरफेस को गर्म करूं तो जस्ट कंसीडर एक बंदा है, वो ऐसे गरम गरम तवे पे बैठ गया तो वो उछलेगा। जैसे ऐसे ही एक मेटल सरफेस को मैंने गर्म किया तो गर्मी से वो इलेक्ट्रॉन उछलेगा और उछल के वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा। जैसे थर्मायोनिक एमिशन। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो पूरा इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो बेसिकली मीन्स कि लाइट एक सरफेस पे गिरी, उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन इज जब मैंने एक मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उस फील्ड की वजह से वो बाहर आ गया। एंड देन कम्स सेकेंडरी एमिशन कि एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, इस पर टक्कर मारी और उस टक्कर की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुई कोलिजन से, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर चला गया, दैट इज सेकेंडरी एमिशन। आगे बढ़े तो अगला आता है हमारे पास पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो phenomena of emission of electron from surface of metal when radiation of suitable frequency falls on it is photoelectric effect। तो और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो जो करंट क्रिएट करते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की हम चीज पढ़ते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज हम पढ़ते हैं। एक सेकंड, ये मैंने पहले से बना दिया था। तो देखिए जी, था क्या पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के एक्सपेरिमेंट के अंदर कि एक हमने ट्यूब ली थी जिसके ऊपर एक ग्लास की ओपनिंग थी, बाकी सारा इसको पूरा खाली कर दिया गया था। इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगाई थी जिसको आगे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया था जो कि काफ़ी हाई वोल्टेज की थी। एंड यहाँ पर लगाया हुआ था कैथोड। कैथोड मतलब जो एनोड, मतलब जो एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, सॉरी कैथोड ही तो होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कैथोड लगा दिया गया था। अब सिर्फ इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ पर सिर्फ यहाँ से लाइट को एंटर होने दिया गया और कुछ नहीं। ये दिस इज ए ग्लास ओपनिंग जो सिर्फ लाइट के एंट्रेंस के लिए थी। तो इसमें हमारे पास दिस इज अ मेटल
ये हमने एक बैटरी लगा दी एंड ये वाला हमारे पास बन जाता है कैथोड। और कैथोड के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखो तो ये वाला बन जाता है हमारे पास एनोड। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ से लाइट आई। सिर्फ एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया कि हमने इधर लाइट फेंकी और यहाँ पे हमें करंट मिला। तो पहली चीज कि हमने जब भी लाइट फेंकी तो लाइट से हमें मिल गया करंट। क्या सोचा गया कि लाइट इलेक्ट्रॉन पे गिरी, इलेक्ट्रॉन एमिट होकर यहाँ पर आए और यहाँ से करंट मिल गया। दूसरी चीज फिर क्या करी हमने, लाइट तो उतनी रहने दी, फ्रीक्वेंसी भी और इंटेंसिटी भी उतनी। ये जो बैटरी है ना, इसकी वोल्टेज को इंक्रीज किया। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज हो रहा था। करंट डिक्रीज होने का मतलब आई होता है Q बाय टी। अब टाइम तो उतना ही रहेगा, कम क्या होगा, चार्ज। तो मतलब अगर मैं बैटरी की वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो चार्ज कम हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने ज्यादा नेगेटिव किया। नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, तो यहाँ से रिपल्शन से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस हमारे इलेक्ट्रोड तक पहुंच रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो उसमें चार्ज का कैसे पता चला वो मैं बताना भूल गया। इसमें चार्ज का कैसे पता चला, इस जगह पर यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब अगर इस पे कोई चार्ज टकराएगा तो वहां पर लाइट जलेगी। इसकी वजह से जो एनोड कैथोड है, मैंने इसको टुकड़ों में विभाजित किया है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह से निकल कर पीछे जाके टक्कर मार सके। ठीक है, इस वजह से इसको इसके अंदर बीच में गैप लगाया हुआ है ताकि पता चले कि चार्ज है। तो इनिशियली तो यही देखा गया था कि चार्ज है, मतलब हमें यहाँ पर चार्ज पार्टिकल टकरा रहा है। करंट का मेन रीजन क्या है, ये चालू हुआ, करंट मिला। करंट का मेन रीजन क्या था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा के देखा तो उस पर लाइट जली। जब ये करंट फ्लो हो रहा था तो लाइट भी जल रही थी। तो लाइट का मतलब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से एमिट हो रहा है जो उधर तक पहुंच रहा है। तो लाइट को बढ़ाया तो करंट बढ़ गया, वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट कम हो गया। तीसरी चीज यहाँ से ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि इफ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, कीपिंग द इंटेंसिटी सेम, उतनी की उतनी इंटेंसिटी बट फ्रीक्वेंसी को कम किया। तो उससे क्या रिजल्ट आया मेरे पास, फ्रीक्वेंसी को कम करने से जो करंट है वो कम हो गया। अब करंट का मेजर कम होने का मतलब था कि करंट वो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच रहे। बेसिकली ऐसे करंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, बट करंट पे फर्क पड़ा कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने कम हो गए और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर करंट हो गया था जीरो। भले ही मैं इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दूं, भले ही इंटेंसिटी को मैं बहुत ज़्यादा ही बढ़ाए जा रहा हूँ, बट फिर भी एक फ्रीक्वेंसी के पहुँच कर लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करंट वाज जीरो। ये ऑब्जर्वेशंस थी इनिशियली। चौथा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को सेम रखूं एंड इंटेंसिटी को इंक्रीज करूं तो उससे क्या हो रहा था, उससे करंट बढ़ रहा था, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में फर्क क्या आया कि इस केस में ये जो वोल्टेज था ना, किस जगह पे करंट कम हो रहा है, इसके लिए वोल्टेज इंक्रीज हो रही थी, वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया तो वोल्टेज डिक्रीज, मतलब कम वोल्टेज चाहिए इसको रोकने के लिए। और इस केस में वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। जब फ्रीक्वेंसी कम करी वोल्टेज कम हुई। वोल्टेज का एक्जैक्टली क्या रिलेशन वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड फ्रीक्वेंसी अगर मैंने सेम रखी तो वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये तो थी ऑब्जर्वेशंस खाली। अब इससे हुआ क्या, तो यहाँ पर मैंने एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मेरे को ये सरफेस थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना था, तो इसको जस्ट बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो वाली एनर्जी इज वर्क फंक्शन। ठीक है, जस्ट सरफेस से बाहर पैर रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन है। तो इतनी एनर्जी, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी अगर कोई
कोई फोटोन या कोई लाइट उसको दे रही है तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो क्वांटम थ्योरी आई थी, प्लैंक भाई साहब जो क्वांटम थ्योरी लेकर आए थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एक वेव की एनर्जी होती है E = h न्यू। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्वांटम थ्योरी। तो वहां से था E = h न्यू, वेयर E is the energy of wave, h is Planck's constant, जो होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो मतलब कि एक वेव की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूँ एनर्जी कम हो रही है, एंड एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे एमिशन नहीं हो रहा, तो वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे एमिशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो सरफेस से बाहर जा सके, वो वाली एनर्जी इज वर्क फंक्शन। जो मिनिमम एनर्जी बाहर जाने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन कम एनर्जी मिल रही है तो वो थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एमिटर। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नेचर ऑफ एमिटर पर डिपेंड करता है, क्योंकि एमिटर से ही वर्क फंक्शन फाई डिसाइड होता है। तो देखिए जी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब ये सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें थी, तो क्या क्या हुआ, एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूजन। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ? अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आपको प्लैंक की क्वांटम थ्योरी याद है तो मैं पहले आपको वो थ्योरी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो प्लैंक ने कहा था, प्लैंक भाई साहब ने, कि लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि एनर्जी को कैरी करते हैं। इन पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था फोटोन। तो लाइट के अंदर फोटोन होते हैं जो कि एनर्जी को कैरी करते हैं, ठीक है। अब फोटोन क्या करता है, फोटोन लाइट की एनर्जी को कैरी करता है, एक लाइट की एनर्जी की सारी एनर्जी को कैरी करता है। E = h न्यू। एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। तो एक लाइट के पास दो बिहेवियर हो गए, एक हो गया पार्टिकल जो कि फोटोन, और दूसरा वो वेव के फॉर्म में तो ट्रेवल हम कर ही रही है, ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। तो लाइट के पास ये वाले दो नेचर हो गए थे, जो प्लैंक ने कहा था अपनी क्वांटम थ्योरी के अंदर कि पार्टिकल होते हैं जो फोटोन कैरी करते हैं। इसका नाम शुरुआत में क्वांटा रखा गया था, वो क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड, और उसको आगे चल के नाम दिया गया फोटोन। तो फोटोन इज एक पार्टिकल लाइट का। तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ लाइट। तो अगर मैं अमाउंट ऑफ लाइट को बढ़ा रहा हूँ तो उससे क्या होगा, उससे फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ तो उससे क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। ये बेसिक पार्ट था क्वांटम थ्योरी का। तो इससे अगर मैं आगे बढ़ के देखें तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ photons will increase on increasing the intensity of incident radiation. तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर करंट कैरिंग जो पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने फोटॉन बढ़ेंगे वो फोटॉन जाके मारेंगे इलेक्ट्रॉन पे टक्कर। फोटॉन इलेक्ट्रॉन पे टक्कर मारेगा, उससे वजह से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो I = Q/T होता है, तो इवेंचुअली करंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर फोटो करंट और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये क्या होता है, ये सैचुरेट हो जाता है। दिस इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेट होने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए भाई, और इससे ज्यादा करंट नहीं दे सकते। दिस इज सैचुरेशन करंट। ये होता है इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच का रिलेशन। अगली चीज इज पोटेंशियल का इफेक्ट ऑफ एनोड प्लेट विद रिस्पेक्ट टू कैथोड प्लेट। मतलब हमने जो यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, इस केस में यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पोटेंशियल देखो, यहाँ से हम दो इफेक्ट दे सकते हैं, एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल लगा सकते हो और नेगेटिव लगा सकते हो। इस केस में मैंने क्या करा था, दूसरी तरफ नेगेटिव लगाई थी। नेगेटिव लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फेस
फोर्स ऑफ रिपल्शन, और पॉजिटिव लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल फेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे दो चीजें अलग हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल देखूँ तो ये दो एक्सिस पे मैं देख रहा हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं रिपल्शन करूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट डिक्रीज होगा, और अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा, हेंस करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जो पोटेंशियल इतनी अप्लाई हो जाएगी कि करंट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो करंट यहाँ से चालू होता है जीरो से, एंड देन करंट बढ़ता है ऐसे, ठीक है। अगेन वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाएगा और जीरो से चालू होगा। ये जो जीरो वाला पॉइंट होता है, जीरो वाला पॉइंट इज कॉल्ड V नॉट, विच इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल वो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड देन मैक्सिमम पहुंच के वो फिर से अपनी सैचुरेशन वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इस केस में मैं क्या करूं, अगर मैं इंटेंसिटी को वेरी करूं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूं, ये वाला कर्व जो मैं देख रहा हूं दिस इज एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और मैं यहाँ पर इंटेंसिटी को वेरी कर देता हूँ। तो अगर मैं तीन अलग अलग इंटेंसिटीज पे देखूँ तो मेरे पास ये ऐसा कर्व बनता है। मान लेते हैं दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। अब इस वाले केस में आप सोचो कि I1, I2, I3 में से सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए। इंटेंसिटी तीनों की अलग अलग है, ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट मिलना चाहिए। तो I3 देन I2 एंड देन I1, ये इसका ऑर्डर होगा। और तीनों के लिए मैंने आपसे कहा था V नॉट सेम, V नॉट सेम का मतलब एनर्जी सेम थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ये कर्व है पोटेंशियल वर्सेस करंट के लिए, जब इंटेंसिटी वेरी कर रही है एंड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। अभी क्या करना है, अभी देखो सेम चीज है, अब हमें फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना है। तो मेरे को वापसी करंट और पोटेंशियल के बीच का कर्व चाहिए। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट इंटेंसिटी पे मैं अपना कर्व देख रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में मेरे को चाहिए होगी। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ देन दिस बिकम्स ये वाला, एंड ये यहाँ से चालू करते हैं, एंड देन ये कर्व मैक्सिमम सैचुरेशन वही पॉइंट, एंड देन मैक्सिमम सैचुरेशन वही पॉइंट। ये मेरे पास सैचुरेशन वैल्यू है इनकी। दिस इज मैक्सिमम करंट विच इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, और ये मेरे पास तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, ν1, दिस इज ν2 एंड दिस इज ν3। अब इस केस में देखो ν3 पे मेरे को सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, दिस इज V03, दिस इज V02 एंड दिस इज V01। ν1 पे मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल ν01 चाहिए, ν2 के लिए थोड़ी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, ν3 के लिए और ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ν3 सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस ν3 पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको रोकने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा अपोजिट मेरे को पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेज एनर्जी से आ रहा था, तभी उसको रोकने के लिए ज़्यादा अपोजिट पोटेंशियल देना पड़ा, क्योंकि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ν3 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थ्री। सैचुरेशन करंट सेम है क्योंकि इंटेंसिटी उतनी ही थी। तो दिस बेसिकली रेफर्स टू एनर्जी। अगला कर्व इज बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। दो अलग अलग मेटल्स है मेरे पास, A और B। अलग अलग मेटल होने का मतलब इनका जो वर्क फंक्शन है phi A एंड phi B, वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा, एंड दिस मीन्स इनके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो भी अलग अलग ही होगी ऑब्वियसली। अब देखो दो मेटल, दो अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, और अब मेरे को कर्व बनाना है पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, ठीक। अब अगर इनके बीच में पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, ये सेम रिलेशन हमें आगे भी काम आएगा, और ये वाली इक्वेशन इज आइंस्टीन्स इक्वेशन जो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो वही बना लेते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक भाई साहब ने बोला था कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ ए वेव ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू h न्यू, और इसको आइंस्टीन ने, और हमने क्या पढ़ा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। इन दोनों चीज़ों को आइंस्टीन भाई साहब ने अपने आप में जोड़ लिया, और क्या कहा कि भाई ये होता है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। मतलब मान लो एक ये सरफेस से बाहर निकलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तैयार है, एक फोटोन गिरा 10 जूल का मान लेते हैं, तो 10 जूल का एक फोटोन गिरा और वर्क फंक्शन था 4 जूल का, तो 10 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, वो यहाँ से बाहर निकला। 4 जूल एनर्जी इसमें खर्च हुई सिर्फ बाहर निकलने में, वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में। इस वर्क फंक्शन से ओवरकम किया, जो घर से बाहर निकला, दरवाजा खुल गया, पेरेंट्स से परमिशन लेके दरवाजा खोल के जो बाहर निकला, अब यहाँ से आगे तो उसके पास 6 जूल एनर्जी बची है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे वो इधर उधर खुली हवा में घूम सकता है, उड़ता ही फिर हवा में कहीं करके, तो ये वो कर सकता है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई h न्यू माइनस h न्यू नॉट वर्क फंक्शन से, तो मतलब के ई मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये करके हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखो, मैं सिर्फ इस वाली को इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इस वाली इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितनी टिल्टेड लाइन है, एंड c इज द y इंटरसेप्ट। यहाँ पर c होता है y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के आगे देखो, तो इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूँ, x और y तो एक्सेस हो गई, तो के ई मैक्स इज y एक्सेस, एंड यहाँ पर न्यू h न्यू एंड h न्यू, इसके अंदर न्यू हो गई x एक्सिस, तो h आ गया स्लोप, एंड h न्यू नॉट बन गया c इंटरसेप्ट इसका। और बल, अब इस केस में हमें ग्राफ बनाना है v के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी जूल होती है एनर्जी, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस केस में अगर v से बनाना है ग्राफ, तो मैं v को वहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, e को डिवाइड कर देता हूँ v से। तो अभी के लिए जो कर्व बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है ई वी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई भी लिख दिया, तो वी आ गया यहाँ से एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई, ये वाला कर्व आ गया। इस केस में दिस इज वाई, न्यू इज एक्स, इधर जो बच गया वो बन जाएगा एम, एंड दिस होल बिकम्स सी। उसके हिसाब से हम कर्व में एडिट कर देते हैं सारी चीज़ें। इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन, तो मैंने स्ट्रेट लाइन तो बना दी। अब इंटरसेप्ट यहाँ पे कहाँ करेंगे, जब v0 होगा। v0 कब होगा, v0 कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। बराबर में कब, न्यू और न्यू नॉट बराबर होने चाहिए। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है, दिस इज न्यू नॉट। अगर मैं दो अलग अलग मेटल्स के लिए देखूं ए और बी, तो दिस इज न्यू नॉट ए एंड दिस इज न्यू नॉट फॉर बी। आगे वाई इंटरसेप्ट इनका देखो, तो वाई इंटरसेप्ट आता है आपका ये वाला माइनस ऑफ वर्क फंक्शन बाय ई, तो दिस बिकम्स माइनस फाई नॉट या फाई ए अपॉन ई, एंड दिस इज माइनस फाई नॉट, यार नॉट के फाई बाय ई, ये बी के लिए था बल्कि फाई बी बाय ई। ये आता है इनका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। स्लोप दोनों ही का आएगा h बाय ई, दोनों ही लाइंस का स्लोप इज h बाय ई, ठीक है। अब देखो नीचे वाली लाइन है ना, मैंने इस पर डैश डैश लगाया हुआ है। डैश लगाने का मतलब होता है इसके कि ये जो लाइन है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि न्यू नॉट से नीचे तो कोई एमिशन नहीं होता, तो इस वजह से ये लाइन एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करती। ये वाला जो कर्व बनेगा ये एक्चुअल में नहीं बनेगा। मैंने इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट किया है, मतलब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया है जस्ट टू गेट द ये वाई इंटरसेप्ट। एक्चुअल में ये वाला कर्व हमें एक्सपेरिमेंटली नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे नीचे तो एमिशन ही नहीं होता। इसको बस मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया है, ऊपर वाले कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके मैं नीचे तक लेकर आया। आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियसली, एकदम से ऐसे चुटकी बजाते चालू हो जाता है। चुटकी बजाते मतलब देखो, टाइम लाइक बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकंड। चुटकी से भी कम टाइम, इससे भी कम टाइम में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन चालू हो जाता है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखो तो फॉर ए गिवन मेटल फ्रीक्वेंसी, मेटल और फ्रीक्वेंसी गिवन मतलब कांस्टेंट,
द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आएगा। यहाँ पे पूरा लिख देते हैं इंटेंसिटी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेक श्योर दैट यू जॉइन इट। आगे, फॉर ए गिवन मेटल, फिक्स मेटल, देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी हमने पढ़ी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। आगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर नहीं। इंटेंसिटी पे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। these four are the laws of photoelectric emission। तो जी अगली चीज आती है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो भी अभी हमने डराइव करी उसको एक बार वापसी लिख लेते हैं। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको उसने क्वांटा कहा था। तो मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है वो क्या होती है, वर्क फंक्शन। तो अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को काइनेटिक एनर्जी देखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, टोटल एनर्जी माइनस ये मिनिमम एनर्जी, और इसको H कॉमन निकल गया, ये लिख दिया। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही काम किया था बस आइंस्टाइन भाई साहब ने, प्लैंक की थ्योरी को उठाकर अपना नाम डाल दिया उसके अंदर। अगली चीज, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इन लॉज को कैसे एक्सप्लेन किया गया था, मतलब ये जो 4 लॉज हमने पढ़े, इनको जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आई है उसके बेस पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो एक गिवन मेटल फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी या क्वांटम की थ्योरी दोनों यही कह रही है कि जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स के अंदर होती है। इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटॉन्स बढ़ गए, फोटॉन जाकर इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। इतना ही काम हो रहा है। फोटोन गया, टक्कर मारी, टक्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया सरफेस के। जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। एंड दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बता दिया, उससे नीचे एमिशन नहीं होता। उसके ऊपर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती एनर्जी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंस्टेंटेनियस होती है। इंस्टेंटेनियस कैन बी अंडरस्टूड कि भाई सीधी सी बात है, हमने एक बॉल लिया, कंचा लिया, उसको दूसरे कंचे पे फेंक के मारा, तो वो कंचा क्या आगे बढ़ने में टाइम लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि एनर्जी एकदम से ट्रांसफर हो गई। सेम हो रहा है, फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरा, उसने सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके बाहर आ गया, बस। पहले वेव थ्योरी के हिसाब से ये इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वेव थ्योरी क्या कह रही है कि हमने ऐसे पूरी बाल्टी फेंक दी, अब वो पूरी बाल्टी का पानी तो ऑब्जॉर्ब होने में टाइम लगाएगा ना, बट अगर आप एक ड्रॉप गिरो एक जगह पर तो वो थोड़ी ऑब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, तो जिस जगह पे गिरा उस जगह पे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। पूरे बाल्टी का पानी एक साथ फेंकोगे तो वो ऑब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा सरफेस पर। सेम चीज थी, वेव कह रही है कि एनर्जी एक साथ पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्म गिरी, और पार्टिकल कह रहा है कि एक जगह पर गिरी। दोनों में फर्क है, इस वजह से पार्टिकल के अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस है, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया था। consequences ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज दैट कि इस लॉ से, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने पूरा पढ़ा, इससे हम ये साबित कर पाए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है। पार्टिकल नेचर मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वेव भी होता है बट वो पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती है कि उसके अंदर पार्टिकल भी होता है, पार्टिकल होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो उसकी एनर्जी को लेके चलते हैं आगे। ये हमें पूरे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से पता चला था। अगला है रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का हमें रिलेशन बताना है। तो देखो ये वाला रिलेशन तो अभी हमने पढ़ लिया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी होती है। एक रिलेशन है कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब अगर यहाँ पे देखो हमें रिलेशन निकालना है कट ऑफ पोटेंशियल के बीच में, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV नॉट इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। एक तो ये रिलेशन बन गया, और अगर सिर्फ पोटेंशियल निकालना है, ए को डिवाइड कर दो, एंड देन EV नॉट इज इक्वल्स टू H। न्यू को अगर लैम्डा में कन्वर्ट करें वेवलेंथ में तो C, और C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नॉट, न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग लैम्डा नॉट। और इस इक्वेशन को सही से लिखो, C कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो HC एंड 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, दिस बिकम्स, ये वाला पार्ट, 2 इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ये 2 इक्वेशन है रिलेशन जो हमें चाहिए।
तो अभी क्वेश्चन देखो तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज इतना, फाइव गिवन है एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम हमें निकालनी है। तो फाइव इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 5/h। आप इससे इसका आंसर निकाल लीजिए। सिर्फ ये ईवी के अंदर गिवन है तो इसके अंदर इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़े तो wavelength of incident light if the photo current is brought to 0 by stopping potential of इतना। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो अभी अभी हमने निकाला कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय 1/λ माइनस 1/λ नॉट होता है, तो हमें ये लैम्डा निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आ गई, इससे आप लैम्डा नॉट निकाल लो c/न्यू नॉट करके, वो वाली वैल्यू इधर डालो एंड देन इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ जरूरी से ग्राफ, पहला है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वाला भी अभी हम बनाकर आ रहे हैं वैसे, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये अभी हमने करा था ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, और वी नॉट बन जाएगा h/e इंटू न्यू माइनस h/e इंटू न्यू नॉट। इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो c आ गया इतना, m हो गया ये y एक्सिस एंड x एक्सिस पे आ रहा है न्यू, ठीक है, y एक्सिस पे आ रहा है v नॉट, सही है। तो m स्लोप क्या हुआ h/e, तो इस वाली लाइन का स्लोप हो गया h/e। अब देखो स्लोप हर एक लाइन का सेम है, इस वजह से सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, कितने ही मैं अलग अलग मेटल्स उठा लूँ सबका स्लोप उतना ही रहेगा। और वर्क फंक्शन आ रहा है वाई इंटरसेप्ट आ रहा है माइनस ऑफ वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय ई। ये वाई इंटरसेप्ट है, मतलब वाई एक्सेस को कहाँ टच करेगा तो वो सबका चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन हर एक मेटल का अलग होता है। तो ये आ गया माइनस ऑफ वर्क फंक्शन बाय ई, इसका वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर स्लोप h/e। अगला रिलेशन हमें निकालना है, अगला ग्राफ हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन है। अभी इसी इक्वेशन को डायरेक्टली उसे अपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें देखो तो ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आ गया। तो c इज -5, मतलब इसका जो y इंटरसेप्ट आएगा वो क्या होगा 5 के बराबर माइनस, तो ये वाला आ गया -5। और देखो तो स्लोप आ रहा है सीधा सीधा h के बराबर, तो इस वाले कर्व का स्लोप इज इक्वल टू h है, ठीक। एंड देन x इंटरसेप्ट तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ही काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, एंड दैट्स इट, ये वाला कर्व हो गया आपका। अगला है फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इनके बीच में आप देखो तो आपको कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन पता ही नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी के ऊपर, तो और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हेंस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हेंस एक स्ट्रेट लाइन बन गई, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ना यहाँ से चालू हो रही है न्यू नॉट से, कहीं से भी चालू नहीं हो रही, न्यू नॉट से चालू हो गई। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही तो करंट मिलेगा, उससे नीचे तो करंट ही नहीं मिल सकता। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड देन कांस्टेंट करंट एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़े तो इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगेन स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। हेंस वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी अगेन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कहीं जीरो से ही चालू होगा। हालांकि जीरो इंटेंसिटी पे तो करंट बनेगा ही नहीं, वो पॉइंट से ही चालू होगा, बट इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू द एक्सिस, इस वजह से हमने शुरू से शुरू किया। टाइम इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो टाइम देखो तो 10⁻⁹ सेकंड्स का टाइम होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि लाइट गिरी और 10⁻⁹ सेकंड में हमें जो करंट है वो मिलना चालू हो जाता है, एंड ये इसका कर्व बनता है, जीरो से राइज कर 10⁻⁹ सेकंड एंड करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू। आगे देखो तो अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फोटॉन्स आर गिवन। फोटोन की सारी प्रॉपर्टी दे रखी है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, एक रेडिएशन का जो दोगलापन हम पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा जो दोगलापन है वो दो तरीके का था। एक रेडिएशन का दोगलापन क्या था, वेव्स एंड पार्टिकल। तो हम पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर सब कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ फोटॉन्स।
जब भी रेडिएशन एक मैटर के ऊपर गिरती है तो रेडिएशन ऐसा बिहेव करती है कि वो फोटॉन्स से मिलकर बनी है, वो वेव नेचर शो नहीं करती। दूसरा, each photon has energy h nu and momentum h mu by c। ये एनर्जी होती है और ये मोमेंटम होता है उसका। आगे बढ़े, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑल फोटॉन्स एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हैव सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटेंसिटी क्या है, ऑल फोटॉन्स एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम एनर्जी और सेम मोमेंटम होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डिपेंड ओनली ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड डिपेंड ओनली ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी ये पढ़ चुके हैं हम ये वाली चीज भी। ऑल द फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ रेडिएशन ट्रेवल थ्रू स्पेस विद सेम स्पीड सी। जो स्पीड ऑफ लाइट है, सारे फोटोन या ऑल द फोटोन्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड c। जो स्पीड ऑफ लाइट है, सारे फोटॉन्स उसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे, क्योंकि फोटोन लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, लाइट के अंदर फोटोन चाहिए, तो फोटोन लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करेंगे। The frequency of photon gives the radiation a definite energy and color which does not change when it travels through different medium। तो frequency of photon does not change, frequency of photon change ही नहीं होती चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू फोटोन पास होके चला जाए। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज होती है जब भी मीडियम चेंज होता है, उसकी वजह से एक फोटोन की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज ऑलवेज द सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होती है, इस वजह से स्पीड चेंज हो जाती है। रेशियो मिलाकर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फ्रीक्वेंसी उतनी उतनी रहती है। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास फोटोन का होता है जीरो। तो अगर हम जाएं, जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस था E is goes to mc स्क्वायर, तो जो रिलेटिविटी थ्योरी है, रिलेटिविटी से हम एक चीज पे पहुंचते हैं कि m, तो रिलेटिविटी की थ्योरी के हिसाब से m इज इक्वल्स टू m नॉट इनटू रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर होता है। दिस इज रिलेटिविटी की थ्योरी कि अगर कोई भी चीज ट्रेवल्स विद स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, बराबर तो नहीं बट उससे कंपेरेबल, थोड़ा आसपास चली जाती है, तो उसका मास कन्वर्ट होने लगता है एनर्जी में और उसका मास इतना कम हो जाता है। तो ये कितना होगा मास उसका एग्जैक्टली वो इस रिलेशन से आता है। फोटोन के लिए तो v c के बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो इस केस में वो डालूं तो ये बन जाता है यहाँ पर m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर c डालते हो तो c क्या हो जाएगा, एक्चुअली दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज फॉर्मूला बनता है ऐसा, ये वाला m। तो अब उसका m नॉट, रेस्ट मास कितना होगा, मास m नॉट इज द रेस्ट मास, तो मास इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से आ जाता है m नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब एक फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। रेस्ट मास मतलब जब फोटोन एक रेस्ट पर होता है उस केस पे उसका मास होता है 0। आगे बढ़े तो फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं फोटॉन्स, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन द एनर्जी मोमेंटम आर कंजर्व्ड, हाउएवर नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व्ड। मतलब कि इनका जो कोलिजन है वो कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। जब भी फोटोन एक पार्टिकल के साथ टकराता है तो इलास्टिक कोलिजन होता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व्ड, फोटॉन्स अब्सॉर्ब भी हो सकते हैं, एमिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इलास्टिक कोलिजन होता है तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन होता है h nu by c स्क्वायर। एक क्वेश्चन है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना है मोमेंटम, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कितनी होगी, मोमेंटम का भी आपने फॉर्मूला देखा था यहाँ पर, मोमेंटम इज h nu by c, तो p इज इक्वल्स टू h nu by c पुट कर दो, यहाँ से h c कांस्टेंट है, p दे रखा है, न्यू निकल जाएगा, न्यू से वेवलेंथ भी आ जाएगी। आगे हाइजेंस की वेव थ्योरी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों फेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने वेव थ्योरी को क्यों फेल किया। तो वेव थ्योरी के हिसाब से एनर्जी कैरिड बाय बीम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, जो भी नहीं था, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है एनर्जी, जो अभी हमें रिलेशन में, जो हमें एक्सपेरिमेंट से
ऑब्जर्वेशंस मिली उसके अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम मेटल सरफेस बाय वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पर एमिशन नहीं होता। वेव थ्योरी यहाँ पर भी गलत थी। एंड व्हेन वेव ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ वेव ऑफ लाइट विल नॉट गो इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा था एक पानी की बाल्टी फेंक दो वो सारे इलेक्ट्रॉन पे बराबर जाएगी, बट फोटोन क्या कर रहा है, एक ड्रॉप गिर रही है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, बस ये वाली चीज है। इस वजह से जो वेव थ्योरी है वो फेल हो गई एंड पार्टिकल थ्योरी आगे बढ़ गई थी। तो रेडिएशन समटाइम्स बिहेव्स एज वेव समटाइम्स बिहेव्स एज पार्टिकल। तो रेडिएशन दोगलापन शो करता है, वी हैव प्रूव्ड इट। रेडिएशन दोगलापन शो करता है, रेडिएशन दोगला है। तो अब कुछ कुछ केस होते हैं जहां पर वो वेव होता है, कुछ कुछ केस जहां पर वो पार्टिकल होता है, कुछ कुछ केस जहां पर वो दोगला होता है। कहीं कहीं वो सिर्फ वेव है, कहीं कहीं वो सिर्फ पार्टिकल है, कहीं कहीं वो दोगला है, वो दोनों नेचर शो करता है। तो कुछ फेनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। कुछ केसेस जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ये पूरे अपनी क्वांटम थ्योरी, ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हो, वेव से नहीं हो पा रहा। बट कुछ कुछ चीजें जैसे कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब हम दोनों नेचर से ही प्रूव कर सकते हैं, हेंस यहाँ पर वेव दोगली है। अगली चीज आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब डी ब्रोगली ने क्या कहा कि भाई रेडिएशन के दो दोगली है हमें पता चल गया, तो मैटर भी दोगला होना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन और पूरा यूनिवर्स ही दो चीजों से बना है, या तो रेडिएशन है या मैटर, और तो कुछ है ही नहीं। तो अब जब रेडिएशन दोगली है तो मैटर भी दोगला होना चाहिए, क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है। जस्ट लाइक बेबी को बेस पसंद है, वैसे नेचर को सिमेट्री पसंद होती है। तो अब जब नेचर को सिमेट्री पसंद है तो सिमेट्री के हिसाब से जब रेडिएशन दो नेचर की है तो मैटर भी दोनों नेचर का होना चाहिए। इस हिसाब से जो डी ब्रोगली है उसने ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस दी कि मैटर भी दोगला होता है। तो इसने कहा कि जैसे हर एक रेडिएशन के साथ एक पार्टिकल एसोसिएट होता है, ऐसे हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और उसको उसका नाम दिया मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव्स। और उन वेव की जो वेवलेंथ है वो ऐसे आती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p या h by mp, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम से उसकी वेवलेंथ मिलती है। तो जितने ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, एंड इस वजह से हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये मेन रीजन है कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ मूव कर रही है उसकी, अब जैसे मैं मूव कर रहा हूँ पर मेरी बॉडी से निकलती हुई कोई भी वेव आपको विजिबल नहीं होगी, क्योंकि मैं इतनी स्लो वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ कि जो वेवलेंथ है वो बहुत इतनी नेग्लिजिबल है कि वो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा कम है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, वेव फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा कम कि आप उसको देख ही नहीं सकते, आपको दिखेगी नहीं। ये रीज़न है कि हम नॉर्मल आसपास पार्टिकल के, मूविंग पार्टिकल्स की जो वेव्स हैं उनसे निकलते हुए उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कोई चीज़ ऐसे जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है उसके अंदर से निकलती हुई वेव्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। दिस इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आगे है डी ब्रोगली वेवलेंथ की डेरिवेशन करनी है, तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम डेरिवेशन करें तो एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी किसी भी वेव की आती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं रिलेटिविटी के अंदर। तो दोनों चीज़ एनर्जी है, तो h न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर होना चाहिए। इससे हमारे पास मास आ गया एक फोटोन का h न्यू बाय c स्क्वायर, ये एक फोटोन का मास हो। आगे मोमेंटम किसी भी फोटोन का होता है मास इंटू, किसी भी पार्टिकल का होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास हो गया हमारा h न्यू बाय c स्क्वायर, ये वाला, इनटू इसकी वेलोसिटी v। किसी भी फोटोन की वेलोसिटी होती है c के बराबर, तो ये c और ये कट गया तो p आ गया h न्यू बाय c। न्यू अपॉन c होती है वेवलेंथ, तो p इज इक्वल्स टू c बाय न्यू होती है वेवलेंथ, तो h बाय लैम्डा, and this gives us h is equals to lambda is equals to h by p which is de Broglie wavelength। ये जरा से इसकी डेरिवेशन वेवलेंथ से हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आए। तो रिजल्ट क्या है कि अगर न्यू इसकी जो न्यू जीरो है, v जीरो है अगर, तो लैम्डा इन्फिनिटी आएगा, और v इन्फिनिटी है तो लैम्डा जीरो आएगा। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल की जीरो स्पीड है, मैं अभी रेस्ट करूँ, तो मेरी बॉडी से निकलने वाली वेवलेंथ की जो वेवलेंथ है वो इनफाइनाइट आएगी। अगर मैं इन्फिनिटी वेलोसिटी से मूव करूंगा, बहुत तेज अगर मैं चलूंगा, तो मेरी जो वेवलेंथ है वो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल ओनली इफ दे आर इन मोशन। अगर मैं चलूंगा तभी मेरे बॉडी से वेव निकलेगी।
द मटेरियल पार्टिकल में बी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, मोशन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि चार्ज से फर्क नहीं पड़ रहा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज पार्टिकल से बनते हैं और इनमें चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती नेचर में। अगला, सिंस द पोजीशन ऑफ वेव कैन नॉट बी लोकेटेड एग्जैक्टली, देयरफॉर यहाँ पर थोड़े पार्टिकल लोकेशन की प्रॉब्लम आती है कि ये वेव है, अगर ये पूरी वेवलेंथ है और यहाँ पर एक पार्टिकल है तो इसकी पोजीशन यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है ना। एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ से हमें पता नहीं चल रही, इस वजह से ये एक थोड़ी पार्टिकल लोकेशन की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो मतलब वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल डिफाइंस अ रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी जिसके अंदर पार्टिकल की पोजीशन इज अननोन। आगे बढ़ जाए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर का एक रिलेशन, जरा सा रिलेशन है, तो मैंने पहले से ही कर दिया था कि आपका टाइम बच जाए थोड़ा। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी उससे आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज 3/2 k इंटू टी। ये स्मॉल के है और ये k इज काइनेटिक एनर्जी, 3/2 कांस्टेंट, ये वाला k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये वाला t इज टेम्परेचर। तो 3/2 k इंटू टी, इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को इक्वेट करो तो यहाँ से v आ जाता है रूट, ये 2 से 2 कट गया, m को डिवाइड किया तो 3kT/m, m स्क्वायर था तो इधर आके वो बन गया रूट 3kT/m। अगेन मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की जगह पर ये एक्सप्रेशन डाल दी, m को अंदर खिसकाया इसके तो ये बन गया अंडर रूट 3kT/m इंटू जब m स्क्वायर रूट के अंदर गया है तो ये बन जाएगा m स्क्वायर, एक पावर से ये कट गई, ये बच गया 3kTm और p इज h बाय लैम्डा तो होता ही है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा उधर ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर आ गया वेवलेंथ का। ऐसे ही एक रिलेशन देखो, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की हमें निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी आएगी EV से, तो EV और इसको इक्वेट किया तो V, अब इस V को हम ब्लू कलर से लिखते हैं, तो V इज इक्वल्स टू 2EV/m। ये कैपिटल V इज पोटेंशियल एंड स्मॉल v इज वेलोसिटी। तो अगेन मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो v की जगह पर ये वैल्यू डाल दी, कैपिटल V है यहाँ पर, कैपिटल V का मतलब ये पोटेंशियल है हर जगह पर। अगेन मास अंदर मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर एक m कट गया, 2m h बाय लैम्डा, लैम्डा इधर आ गया h/2m। अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यूज डालूं, h की इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, तो ये 12.27 रूट v एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो अब ये सीधी ये वाली वैल्यूज डाल सकते हो इन योर क्वेश्चंस एंड दैट्स इट। अब हम 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी विल जस्ट रैप इट ऑफ। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड सो दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम्स इतना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v। एंगस्ट्रॉम हमने निकाला था, इन्होंने इतना दे रखा है, लैम्डा इतना है, लैम्डा इज 0.4 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 12.27 बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम तो दोनों साइड यूनिट बराबर है, कट गया, तो रूट v क्या आया 12.27 डिवाइडेड बाय 0.4 और v क्या आया 12.27 डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर। जो आंसर आएगा वो लिख लो। अगला क्वेश्चन इज व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक वेवलेंथ लैम्डा की लाइट एक मेटल पे गिरी गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2.5 V। अगर सेम सरफेस पर मैंने लाइट फेंकी 1.5 लैम्डा की, तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाती है V। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें निकालनी है, इसके लिए 1/λ0 हमें निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देखो तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी EV0 इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, इसको वेवलेंथ की टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो वो बन जाएगा h/λ माइनस h/λ0। इसके लिए अब यहाँ पर आप इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो दोनों, क्या है E इंटू 2.5 वोल्ट इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा माइनस h/λ0, और दूसरी थी E इंटू V इज h डिवाइडेड बाय 1.5 लैम्डा माइनस h/λ0। आपको λ0 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को कर दो डिवाइड, E कट जाएगा एंड दिस इज 2.5 V, तो V कट जाएगा आपका, इधर बचे और h यहाँ पर कट जाएगा, इधर बचा 2.5, इधर आया आपके पास 1/λ
माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय 1.5 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ये वाला आंसर आपका आएगा। देखिए जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी इतना। अब मैंने कहा था जब कोई चीज़ बहुत तेज चलती है तो उसका जो मास है वो कम हो जाता है, तो m हो जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमने पहले लिखा था जब रेस्ट मास 0 प्रूव कर रहे थे उस टाइम पर। तो इस केस में v है 0.6 से c, तो m हो जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर है 0.36 सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। 1 माइनस 0.36 इज एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट 0.64 जो कि बन जाता है एम नॉट बाय 0.8। तो इतना मास हो गया उस बॉडी का। तो अब क्या है, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एम हो गया उसका एम नॉट डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू वी हो गया 0.6 सी। एम नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg और 0.8 सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इससे आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर लैम्डा मीटर में इतना आ जाना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इफ़ ऐसा है देन लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी वन शॉट में पूरा डुअल नेचर एक साथ कंप्लीट कर सकें विद क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई गई होंगी। डिट्टो एकदम पूरा क्लियर अच्छे से आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। इफ सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं तो थम्स अप दीजिए और जाके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।